नमस्कार विद्यार्थियों। हम इटली का एकीकरण पढ़ रहे थे और इटली के एकीकरण के अंतर्गत हमने जो इटली के राज्य हैं उसकी स्थितियों के बारे में जान लिया था। उसकी जो इटली की प्रमुख संस्था हैं उनके बारे में जान लिया था। और अब हम जानेंगे इसी क्रम के अंतर्गत विक्टर एमुनल सेकंड जो है तत्समय जो इटली का जो शासक था, जब एकीकरण हुआ, जब इटली का जो शासक था वो था विक्टर एमुनल सेकंड, और उसकी क्या भूमिका उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो विक्टर एमुनल है उसका जो जन्म है वो 1820 के अंतर्गत ट्यूरिन नामक स्थान पे हुआ था। इसने जो है शाही और सैनिक प्रशिक्षण दोनों लिया था। 1849 में जो इसके पिता थे चार्ल्स एबट, उसके बाद वो पीडमंट का शासक बना और ऑस्ट्रिया ने पीडमंट के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। यदि विक्टर एमुनल सेकंड अपने पिता के द्वारा जो दिए गए उदार संविधान को रद्द कर दे, परंतु विक्टर एमुनल ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस कारण विक्टर एमुनल जो सेकंड है वो प्रसिद्ध हुआ और उसे ईमानदार जो है सम्राट है उसकी उपाधि मिली। तो ये बड़ी भूमिका थी कि जो उसका संविधान था, जो प्रस्ताव रखा था ऑस्ट्रिया ने, वो अपने जो देश के हित के अंतर्गत और अपने ईमानदार सम्राट होने के नाते उसने उसको रद्द किया था। अब हम बात करते हैं 1858 के जो प्लम्बर्स का समझौता हुआ था उसके अंतर्गत विक्टर एमुनल सेकंड का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हम इस प्लम्बर्स के समझौतों को भी डिटेल से आगे पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि आखिरकार में प्लम्बर्स का समझौता का क्या है। हम क्या है, जब इटली के एकीकरण के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या महत्वपूर्ण संस्था हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी बीच में, क्योंकि मेजर प्रश्न डायरेक्ट भी आ सकता है, इटली के एकीकरण में विक्टर एमुनल सेकंड की भूमिका को बताइए। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो जब 1858 में जो प्लम्बर्स का समझौता होता है तो विक्टर एमुनल सेकंड ने उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है और उस समझौते के अंतर्गत उसने जो है अपनी पुत्री है क्लोथाइल्ड, उसका विवाह है नेपोलियन तृतीय के साथ, जो भाई है उसका जेरोम नेपोलियन, उसके साथ वो उसका विवाह कर देता है। इसके अतिरिक्त जो है सबॉय व नीस को फ्रांस को देना स्वीकार करता है। ये सब उसके एकीकरण के समय ही प्रक्रिया में चलते रहते हैं। और 1859 में जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो युद्ध होता है उसमें भी वो अपनी दूरदर्शिता का परिचय देता है। इसने जो है कैबूर को ऑस्ट्रिया के साथ अकेले युद्ध लड़ने से रोका। इसके अलावा 1860 में दो सिसिलियों के राज्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां गैराबाल्डी के अंदर ने स्थिति बिगड़ दी थी। तो मार्च 1861 में विक्टर एमुनल सेकंड जो है एकीकृत जो है इटली है उसका सम्राट बनता है। तो सीधा प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि विक्टर एमुनल सेकंड है उसकी भूमिका क्या है। विद्यार्थियों, अब महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसमें है काउंट कैमिलो काबूर। और काउंट कैमिलो काबूर है उसका कार्यकाल है 1810 से 1861 के समय तक का। अब हम जान लेते हैं कैबूर का थोड़ा सा परिचय। कैबूर का जो जन्म था वो 1810 के अंदर हुआ था और ट्यूरिन में हुआ था। सैनिक प्रशिक्षण से लेकर के जो है सैनिक अधिकारी है उस पोस्ट तक वो पहुंचा था। 1861 में उसने उस पद को त्याग करके राजनीति विज्ञान के अध्ययन से वो जुड़ जाता है और फ्रांस की क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित होता है। 1847 के अंतर्गत पत्रकारिता का कार्य भी प्रारंभ करने लग जाता है और इल रिसर्गोमेंटो नामक अखबार भी चलाता है। विद्यार्थियों, हमने रिसर्गोमेंटो के बारे में पढ़ा था, यानी कि लोगों के अंतर्गत जो राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाना रिसर्गोमेंटो कहा जाता है। 1849 में वो पीडमॉन्ट की संसद का सदस्य बनता है और 1850 में कृषि उद्योग वाणिज्य का मंत्री भी बन जाता है। और 4 नवंबर 1852 के अंतर्गत वो पीडमॉन्ट का फाइनली क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और कैबूर जो है पीडमॉन्ट की अध्यक्षता में इटली के एकीकरण का कट्टर समर्थक रहता है, इसलिए जो है वो चाहता था कि पीडमॉन्ट के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण हो और इटली के एकीकरण में वो प्रधानमंत्री होने के नाते वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो काबूर की जो नीति थी उस नीति के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आंतरिक जो है गृह नीति उसने क्या करा, आर्थिक सुधार करे, औद्योगिक क्रांति को उसने इटली में प्रोत्साहन दिया, यातायात के साधनों का विकास करा, जो विदेशों के साथ हैं व्यापारिक संधियां की, समान कर प्रणाली जो लागू करी जिससे कि लोगों के अंतर्गत जो है देश के प्रति जो है भावना
और ज़्यादा प्रबल हो सके। इसके अलावा सैनिक सुधार करे, उसने 90,000 सैनिकों को अनुशासित किया, जो एक सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही थी मैजिनी के साथ भी, एक संगठित सेना जो है तैयार करने के लिए। इसके अलावा उसने एक नौसैनिक बेड़ा है वो भी तैयार करा। धार्मिक सुधारों के अंतर्गत राज्यों को चर्च के अधीन किया गया। धर्माधिकारियों को उसने सुविधा प्रदान की। जेसुइट्स को जो है राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके अलावा जो राष्ट्रीय संस्थाएं थी इटली के, जो अन्य राज्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने क्या करा, नेशनल सोसाइटी का गठन किया। और इस संस्था का नाम था एकता और स्वतंत्रता, कि एकता और स्वतंत्रता जो इस संस्था के माध्यम से, इस संस्था के नारे के माध्यम से उसने संपूर्ण जो इटली वासी है उसको एकजुट करने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, जो है काबूल है उसकी विदेश नीति क्या थी, और इटली के जो है एकीकरण के विभिन्न चरण जो पैरेलल ही चलेंगे काबूल की विदेश नीति के साथ, अब हम उसको समझ लेते हैं। तो जो काबूल से पूर्व जो इटली है, इटालिया फेराडिसे इस नीति पे चला, यानी इटली अपना कार्य करने में समर्थ है। इटली अब लायक हो चुका है कि वह एकीकृत होकर के अपना जो है स्वयं का जो विकास है उसको करने में वो समर्थ है। और कैपुर ने इस जो नीति है उसका त्याग कर दिया, और इटली का एकीकरण केवल विदेशी सहयोगी से संभव है ऐसा उसने कह करके जो है अपनी बात है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखी और कूटनीति से काम लिया। अब हम बात करते हैं जो क्रीमिया के युद्ध है उसमें जो कैबूर की भूमिका, उसके बारे में हम बात करते हैं। 1854 से लेकर के 1856 तक क्या हुआ विद्यार्थियों, क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया। और ये क्रीमी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर के इसमें रूस को पराजित कर दिया था। देखिए ये इंग्लैंड और फ्रांस दो यूरोपियन शक्ति थी, बड़ी मजबूत शक्ति थी, और एशिया की थी वो रूस थी। तो जो रूस की स्थिति आपको पता हो, यूरेशिया का भी एरिया अगर हम मैप में देखेंगे तो बड़ी समस्या निकल कर के आती थी कि उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी स्थिति को साबित करने के लिए। तो जो क्रीमिया है वो यूक्रेन के अंदर स्थित है, और जो कैबूर ने इंग्लैंड की मदद के लिए क्या करा, 15,000 सैनिक भेजे, इटली में है। और इस युद्ध में कैबूर की आलोचना हुई, और कैबूर ने जो सिपाहियों को लिख करके भेजा कि क्रीमिया के दलदल से इटली का जन्म हुआ। तो इसमें एक तरफ तो आपको पता है विद्यार्थियों फ्रांस और जो है इंग्लैंड है उसका एक गुट काम कर रहा था और रूस के विरुद्ध कार्य कर रहा था, और इंग्लैंड को जो है इटली ने फेवर किया। और जो सिपाहियों को कैबूर से शिकायत थी कि उनके पैर जो हैं क्रीमिया के दलदल में धंस रहे हैं। तो ऐसी जो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को साबित करने की जब बारी आई तो कैबूर ने ये चीज़ निकल करके आई। इसके बाद जब 1856 के अंतर्गत जो है युद्ध के पश्चात पेरिस की संधि हुई, और क्रीमिया के बाद ये संधि हुई। और एकीकरण में जो है पेरिस की संधि का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। पीडमांट को यूरोपीय शक्ति के रूप में मान्यता मिल गई, क्योंकि ध्यान रखिए विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय पटल अब तक जो है इटली है वो छिपा हुआ था या लोगों के सामने नहीं था, आपको पता हो तो विद्यार्थियों। तो ऐसी सूरत के अंतर्गत हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आने की इटली को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला इटली के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो अपना साबित करे, और ये मौका उसे क्रीमिया के युद्ध में मिला। और क्रीमिया के युद्ध में उसने इंग्लैंड की सहायता की, और पेरिस की संधि के अंतर्गत जो यूरोपीय शक्ति के रूप में उसे मान्यता मिली। और कैबूर ने इस संधि को जो है ये बड़ी उसकी नैतिक विजय थी कि इस संधि को उसने जो है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की यूरोपीय शक्ति के रूप में उसकी जो है एक बड़ी मान्यता मिली। तो इटली के एकीकरण के प्रश्न पर यूरोपीय देशों के समक्ष रखा गया कि भाई इटली जो है यूरोपीय शक्ति है और अब इसको एकीकरण के बारे में सोचा जाए। और यूरोपीय शक्तियों का जब उसने इंग्लैंड का साथ दिया तो इंग्लैंड है फ्रांस है उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि आखिरकार इटली का एकीकरण भी हुआ जाए। इटली के एकीकरण के सबसे बड़ा जो विरोधी था वो ऑस्ट्रिया था, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ऑस्ट्रिया जो है वो इटली के जो विखंडित राज्य है उनका जो है अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व कर रहा था। फ्रांस के रूप में पीडमांट को एक मित्र राष्ट्र प्राप्त हुआ,
और नेपोलियन जो थर्ड है उसका भी उसे तत्समय जो वहाँ का राजा था उसका भी उसे सहयोग प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा कर लेते हैं जो इतनी देर से हम चर्चा कर रहे थे प्लम्बर्स का समझौता क्या था। अभी जब हमने विक्टर एमुनल सेकंड पढ़ा तभी भी ये बात आई। तो विद्यार्थियों, प्लम्बर्स का समझौता हुआ था वो 1858 के अंतर्गत हुआ था। ये क्या समझौता था आप देखिए। जो नेपोलियन थर्ड था वो अपनी युवावस्था में कार्बोनरी का सदस्य था। जब हमने जो इटली के एकीकरण में जो प्रमुख संस्थाएं थी जब पढ़ी तब हमने कहा कि मेजिनी और नेपोलियन थर्ड जो युवावस्था के अंतर्गत जो है कार्बोनरी के सदस्य थे। उसके रक्त में भी जो क्या था इटालियन था और वियना सम्मेलन के प्रावधानों के समाप्त करना चाहता था, इसलिए वो इटली के एकीकरण का क्या था प्रबल समर्थक था। तो जनवरी 1858 में जो ऑर्सिनी नामक इटालियन क्रांतिकारी द्वारा नेपोलियन जो थर्ड है उसकी हत्या करने का जो है प्रयास किया गया। ऑर्सिनी को गिरफ्तार करके उसको मार दिया गया और जो ऑर्सिनी थे उसके अंतिम शब्द थे वाइव इटली लॉन्ग लाइव इटली। तो नेपोलियन थर्ड ने अपना गुप्त एजेंट जो है कैबूर के पास भेजा और कहा कि वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां क्या है प्लम्बर्स में आकर के बिताए और नेपोलियन थर्ड से आकर के मिले। तो 21-22 जुलाई 1858 के आसपास जो है कैबूर है प्लम्बर्स के अंतर्गत नेपोलियन थर्ड से आकर के मिलता है और वहीं पर जो है नेपोलियन थर्ड और जो है कैबूर है दोनों के मध्य एक समझौता हो जाता है। इस समझौते में जो क्या शर्त होती है उस शर्त में होती है कि जो फ्रांस है पिडमांट को ऑस्ट्रेलिया से क्या है वेनेशिया और लोम्बार्डी दिलाने का जो है सहयोग करेगा और ये लोम्बार्डी और वेनेशिया उसको जो है वियना सम्मेलन के माध्यम से मिलते हैं और ऑस्ट्रिया द्वारा आक्रमण की पहल पर वो सहयोग करेगा कि यदि ऑस्ट्रिया उस पर आक्रमण करता है तो वह जा कर के उसकी मदद करेगा। दूसरी बात वो कहता है कि पोप की अध्यक्षता में इटली में एक संघ स्थापित किया जाएगा और इस संघ में उत्तरी इटालियन साम्राज्य यानी पीडमान सार्डिनिया वेनेशिया लोबेडिया और पार्मा मॉडर्ना और पीपल्स राज्य मध्य में और पीपल्स राज्य रोमेगेना के अधीन रहेंगे। दक्षिण में 2 सिसिलियों के राज्य हैं वो स्वतंत्र रहेंगे। ये बात जो है दोनों के मध्य होती है। क्षतिपूर्ति के रूप में सबोय व नीस है वो फ्रांस को दे दिए जाएंगे क्योंकि फ्रांस जो मदद कर रहा है उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। साथ ही संबंधों को मजबूत करने के लिए विक्टर एमुनल जो सेकंड है उसकी पुत्री है क्लोथराइल्ड उसका विवाह नेपोलियन के भाई जेरोम नेपोलियन से कर दिया जाता है। तो समझौते के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले क्लोथराइल्ड का विवाह है जेरोम नेपोलियन से किया गया क्योंकि नेपोलियन जो है थर्ड उसका विश्वास था कि जेरोम है वो अगर विवाह होने के पश्चात क्या होगा टस्कनी का सम्राट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सबसे पहले उसने क्या करा उसका जो विवाह है उसके साथ जो है क्लोथराइल्ड है जो कि इटालियन राजकुमारी है उसके साथ कर दिया गया। तो ये स्थिति निकल कर के आई विद्यार्थियों कि सबसे पहले जो प्लम्बर्स का समझौता हुआ प्लम्बर्स के समझौतों का हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे विद्यार्थियों जो ऑस्ट्रिया सार्डिनिया का युद्ध है उसको अब हम पढ़ेंगे।